स्वागत है आपका एंट्रोपी के लेक्चर में। ये चौथा लेक्चर है एंट्रोपी पर, और इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो वर्क के बारे में, और साथ में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हम स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसमें आपका सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट जो हमने जाना है उसको यूज़ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि जो वर्क है, जो रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो वर्क है, उसका फ्लूइड प्रॉपर्टी पे कैसा डिपेंड करता है वो, और कैसे उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पहले भी वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो कहा था किसी भी बाउंड्री वर्क से रिलेटेड हमने ये यूज़ किया था। बट ये जो है क्वाजी इक्विलिब्रियम के लिए, जो कि बहुत ही स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज़ किया था। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ हुआ था। अब ये जो पर्टिकुलर वर्क है, जो बाउंड्री वर्क है, ये नॉर्मली हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसमें कि बाउंड्री मूव कर रहा है, लेकिन इसे प्रॉपर्टी को हमने जोड़ा प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए और स्टेडी फ्लो वर्क के लिए या सिस्टम के लिए किस तरह से हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स को जोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी सही रहेगा अगर हम लोग जोड़ पाए, तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, वो क्षमता जो है बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई पॉजिटिव जो है वर्क जब कर रहे हैं, सिस्टम करता है तो पॉजिटिव है, और हीट जो इस पर सप्लाई होता है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग ये कंसिडर करें और एक रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो सिस्टम के लिए हम लोग एक एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पर यूनिट मास कहें के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो इसमें डेल्टा क्यू माइनस डेल और डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू जो सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं डी एच, चूँकि फ्लो है तो डी एच आ जाएगा, प्लस जो चेंजेस है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ है सिस्टम का। अब इसमें ये हम रिवर्सिबल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि इसमें साइन कन्वेंशन हमने ये यूज़ किया हुआ है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है अगर सिस्टम की तरफ से होता है, और Q पॉजिटिव है जब सिस्टम पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इस पे हम लोगों ने पहले भी पिछले लेक्चर में ये यूज़ किया था, क्लॉसियस इनइक्वालिटी से लेके जब रिवर्सिबल कंडीशन यूज़ किए थे, तो डेल क्यू को हमने TdS के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हमने डेल क्यू को TdS के फॉर्म पे लिखा था जब रिवर्सिबल कंडीशन है। दूसरा हमने गिब्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला था, जिसमें कि TdS जो है DH माइनस VdP होगा। ठीक है, अब इसी को आप अगर यूज़ करें दोनों इक्वेशन को, तो डेल क्यू निकल के आ जाएगा DH माइनस VdP। ठीक है, तो इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन में आप रिप्लेस करें तो निकल के आएगा DH माइनस VdP माइनस डेल डब्ल्यू रेव रिवर्सिबल इज इक्वल टू DH प्लस DK प्लस DP। ठीक है, DH से कट जाता है। हाँ, हम ये भी एज्यूम करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, वो बाद में कर लेते हैं, पहले इसको
रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका डेल डब्ल्यू रेफ माइनस ये आ गया आपका वी डी पी प्लस डी के ई प्लस डी पी वी। इसको आप अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू रेफ माइनस वी डी पी 1 to 2 प्लस माइनस डेल्टा के ई माइनस डेल्टा पी। ठीक है, अगर ये इसको एज्यूम करें कि ये नेग्लिजिबल है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस जो सिस्टम के और पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो ये आपका आ गया डब्ल्यू रेफ इक्वल टू माइनस वी डी पी। ठीक है, ठीक है, नोटिस कीजिए स्टडी फ्लो सिस्टम के लिए हम लोगों ने माइनस वी डी पी किया है, जो भी वर्क प्रोड्यूसिंग है, या इस केस में हम लोगों ने वर्क प्रोड्यूसिंग के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये वर्क सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है, तो ये माइनस वी डी पी है। सिमिलरली हम साइन कन्वेंशन चेंज करके हम वर्क इन कर सकते हैं, जो कि रेलिवेंट हो जाएगा आपके लिए, जो पंप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे इस केस में हम लोगों ने टर्बाइन कंसिडर किया हुआ है। बट इस पर नोटिस कीजिए कि स्टेडी फ्लो के लिए ये एक्सप्रेशन है, और क्लोज सिस्टम जब फ्लो नहीं है, क्लोज सिस्टम है, तो ये एक्सप्रेशन है पी डी वी है। तो इस पर ध्यान दीजिए। तो ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, और इसे कंफ्यूज ना किया जाए, ये अलग अलग सिस्टम के लिए है। फ्लो सिस्टम के लिए अलग है, क्लोज सिस्टम के लिए अलग है। और इसी तरह अगर हम जैसे कि हम लोगों ने वो डब्ल्यू रिवर्सिबल आउट, मतलब जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए हम लोग लिखा था स्टडी फ्लो पे, यही अगर हम लोग वर्क इन के हिसाब से लिखें, जो कि वर्क इनपुट के हिसाब से लिखें, टू स्टडी फ्लो डिवाइसेस, ऐसे जो कि हमारे कंप्रेसर्स होंगे या पंप होंगे, ऐसे केस में आप ये जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आता है, तो बेसिकली साइन चेंज हो जाएगा। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मान के चले कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये अज्यूम करें कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपका निकल के आएगा वी P2 माइनस P1, है ना, प्लस ऑफ कोर्स बाकी जो टर्म्स हैं। और इसमें ये भी माने अगर कि ऐसा डिवाइस जिसमें कि कोई वर्क ही नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आपके पास जैसे नोजल्स हुए या पाइप के सेक्शन हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर स्टेडी फ्लो है, जो डिवाइस के थ्रू डिवाइस है, जैसे जिसमें कि कोई वर्क ही नहीं हो रहा है, विथ नो वर्क, मतलब वर्क ही नहीं हो रहा है, तो वर्क अगर नहीं हो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो W है वो ज़ीरो हो जाएगा। चाहे वो इसके लिए कंसिडर करें, इस वाले में जिसमें कि वर्क आउट हो रहा है, चाहे वो इनके लिए कंसिडर करें, मतलब इन जनरल आपका वर्क ही नहीं हो रहा है, तो आपके ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें कि आप डेल्टा के करते हैं, जिसमें कि V2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, ऑफकोर्स इसमें आप मास भी का कंसिडर करते हैं, प्लस इसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी का है, अगर पर यूनिट मास के हिसाब से करें तो राइट हैंड साइड ज़ीरो हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़ीरो हो गया, राइट हैंड साइड हो गया P2 माइनस P1 प्लस V2 वेलोसिटी के डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस आपका Z2 माइनस Z1।
और ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये कुछ नहीं है बट बर्नौलीज इक्वेशन है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर इसमें फ्रिक्शंस हैं या कुछ और टाइप के शॉक्स हैं तो ये इक्वेशन आपके चेंज हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आप ध्यान दें कि जो वर्क इस केस में जो स्टेडी फ्लो वर्क है, ये ऑफकोर्स स्पेसिफिक वॉल्यूम पे आपका डिपेंड करता है। तो वर्क आउटपुट में अगर V ज़्यादा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ज़्यादा वो आउटपुट देगा। इसी तरह वर्क इन, जैसे कि पंप है, अगर V कम है तो कम वर्क लेगा उसी काम करने, उसी एंड रिज़ल्ट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कंप्रेसर वर्क के लिए या टरबाइन वर्क के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अभी केवल इस पे चर्चा करते हैं कि अगर लिक्विड है और गैस है तो फिर कैसे आपका वर्क कैसे वैरी करता है, कैसे चेंज होता है। और इस केस में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि एक पंप है जो कि कंप्रेस करता है लिक्विड को, और दूसरे केस में गैस है जो वेपर को कंप्रेस करता है। और इसमें आप देखिएगा किस तरह से अलग अलग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। वही छोटी सी चीज़ जो है वो कैसे डिफरेंट हो जाती है। तो जब लिक्विड कंसिडर करते हैं तो हम ये मानेंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम उसका कंप्रेस नहीं होगा तो इनकम्प्रेसिबल है। इसीलिए आप इंटीग्रल जो VdV है इस केस में W पंप के केस में वो सिंपल सा VdP जो है वो V1 P2 माइनस P1 हो जाएगा। और इस केस में जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे स्टीम है वो 100 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम तब भी इसे एज्यूम करेंगे कि ये जो V है वो उसको हम लोग V फ्लूइड जो है 100 किलो पास्कल पे कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज चेंज बहुत ही कम होगा, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि असर पड़े। लेकिन ये है कि इस एजम्पशन से हम काम कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर टेबल निकलिए, आप सब कूल्ड का टेबल जो है कंप्रेस फ्लूइड का टेबल से आप निकाल भी सकते हैं, बशर्ते क्योंकि ये इंटीग्रल है तो आपको या तो न्यूमेरिकल इंटीग्रल कर लीजिए डेटा पॉइंट से, क्योंकि डायरेक्ट आपका इक्वेशन के फॉर्म में तो होगा नहीं इस केस में, तो डेटा पॉइंट से आप निकाल दीजिए, या आप इसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो अगर आप टेबल देखें इस केस में, चूँकि स्टीम है, वाटर है, तो टेबल आपका A5 से आपको ये मिल जाएगा कंडीशन। ठीक है, तो ये एक आपका सिंपल सा है। और प्रेशर तो आपको दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल टू 200 किलो पास्कल। जब ये डेटा निकालेंगे तो करीबन जो है 0.94 किलो जूल्स पर केजी ये निकल के आता है, जिसमें कि आपने कंप्रेस किया है लिक्विड को 100 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल। ठीक है, जैसे कि ये दिखा रहे हैं यहाँ से 1 ये लाइन है आपका, टाई लाइन है, ये S है, ये T है, और यहाँ पे इस पॉइंट से हमने कंप्रेस किया है, इस वाले आइसोबारिक कंडीशन में लेके आए हैं जो 1 मेगा पास्कल में। और दूसरे केस जो है वो ये है, ये वाला, जिसमें कि हम लोग सैचुरेटेड कम वेपर जो है उसको हम कंप्रेस करेंगे और उसे हम कंप्रेस करेंगे और वो इस पर्टिकुलर लाइन पे हम लेके आएंगे जो कि 1 मेगा पास्कल की लाइन पे है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा। तो नेचुरली आप देख भी सकते हैं, अगर आप ध्यान से दिए तो वर्क आपका एरिया अंडर द कर्व भी होगा, तो नेचुरली आपको दिख रहा है कि ग्रीन वाला जो कर्व है ये प्रॉपर जो है एरिया इसका ज़्यादा निकल के आएगा, तो इसका डेफिनेटली आपका वर्क बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ में एज्यूम करेंगे कि ये कंप्रेसर जो है वो एडियाबैटिक है, तो ऐसे केस में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। और हमें पहले भी हम लोगों ने निकाला था कि TdS इज़ DH माइनस VdP। तो मेन चीज़ ये है कि इसे इंटीग्रल आपको कैसे करना पड़ेगा। बेसिकली VdP तो आपके लिए रिलेशन, आपके पास इक्वेशन कोई है नहीं,
तो या तो आप टेबल निकालिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप एज्यूम करते हैं कि कंप्रेस का आइसेंट्रोपिक है जो कि इसमें दिया भी हुआ है, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि TDS है और मोस्ट ऑफ द इस डिवाइसेस को कोशिश भी किया जाता है कि किसी तरह से एडियाबैटिक बनाया जाए, और अगर एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल है, तो आइसेंट्रोपिक हो जाता है। तो इसको इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाए और ये ऑफ कोर्स 0 हो गया, तो इससे पता चलता है कि DH इज इक्वल टू VDP है। इसका मतलब W जो हम रेव करेंगे, चूँकि ये रेव है तो इसको हम इन को VDP करके इसको हम बेसिकली DH निकाल सकते हैं, DH यूज़ कर सकते हैं। तो ये केवल S2 माइनस H1 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो W जितना यूज़ किया है इसमें, ये इंथाल्पी जो फाइनल स्टेट का इंथाल्पी है S2 और ये H1, इसका इसी का डिफरेंस निकल के आता है। अब रही बात, इसको आपको निकालना पड़ेगा टेबल से, तो ये अब काम रह जाता है और ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर आप इसको टेबल देखें तो आपको टेबल जो है स्पेसिफिकली आपको 2 टेबल देखना पड़ेगा। पहला कि A5 जो आप पहले देख A5 है, A5 चूँकि स्टीम ले रहे हैं तो उसमें भी आपने सैचुरेटेड वेपर लिया है, तो A5 चूँकि आपका वेपर लिक्विड सैचुरेट का कंडीशंस के टेबल हैं, तो A5 से आपको मिल जाएगा H का वैल्यू। तो H आपका स्टेट 1 है, स्टेट 1 में आपको P1 आपको दिया हुआ है 100 किलो पास्कल और सैचुरेटेड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है H1 और S1 मिल जाएगा, जो कि S ऑफ G होगा और H ऑफ G होगा, मतलब जो कि आपका गैस फेस का होगा एट जो है 100 किलो पास्कल। ठीक है, अब जो मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं टेबल से। अब क्या है कि आपको स्टेट 2 निकालना है। स्टेट 2 आपका कुछ है नहीं, बेसिकली डेटा दिया हुआ है ऑलरेडी 1 मेगा पास्कल का ये है, और S1 आपकी फिक्स है, मतलब ये है कि S2 जो है वो S1 है। ठीक है, तो S2 आपके S1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये इसका डेटा है, इसका H2 जो निकालने के लिए आपको A6 का डेटा देखना पड़ेगा। वहाँ पे A6 का प्रेशर 1 मेगा पास्कल का देखना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली आपको वो S का जो क्योंकि S फिक्स्ड है तो S को यूज़ करना होगा। S को यूज़ करके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्योंकि S जहाँ पे भी बीच में है कहीं पे भी, तो उसको यूज़ करके आपको निकालना पड़ेगा H। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है कि इस डेटा को निकाल के डेटा को यूज़ करके आपको H2 निकालना पड़ेगा। तो H2 आपके जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे इस केस में ये निकल के आती है H1 2675.5.0 किलो जूल्स पर केजी, और H2 निकल के आती है 3194.5 किलो जूल्स पर केजी। अब ये दोनों आपको पता चल गया है, तो W रेव जो है आपको इससे निकल के इसको यूज़ कीजिए तो इसके वैल्यू निकल के आते हैं 519.5 किलो जूल्स पर केजी। तो इसकी जो वैल्यू है ये इससे करीबन 500 टाइम्स ज़्यादा है। कहने का मतलब आपको गैस को जो वेपर जो कंप्रेसिंग जो सैचुरेटेड गैस है वेपर जो है उसको आपको कंप्रेस करके उसी प्रेशर में लाने के लिए आपको 500 टाइम्स मतलब 500 गुना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ा इस केस में। ठीक है, और लिक्विड जो है ज़्यादा आसानी से उस प्रेशर पे आ गया। तो ये आपको दोनों के ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि गैस को कंप्रेस करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, और ख़ास तौर पे मैं इस पे अभी चर्चा करेंगे कि जो स्टेडी फ्लो डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है या सबसे कम वर्क लेता है जब प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होता है।
तो टरबाइन अगर रिवर्सिबल है तो सबसे ज़्यादा वर्क देगा, पंप अगर रिवर्सिबल है तो सबसे कम एनर्जी वर्क लेगा। इसको प्रूफ कैसे करें? तो इसको करने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग कंसिडर करते हैं दो दो डिवाइसेस, एक के केस में एक है जो रिवर्सिबल है और दूसरा जो एक्चुअल है, मतलब जहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे इस पे हम बात करते हैं कि स्टेडी फ्लो डिवाइसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपको वर्क जो है वो आउटपुट देगा अगर वो रिवर्सिबल है, या सबसे कम वर्क इनपुट लेगा अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो दोनों जो केस हैं वो टरबाइन जैसे कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है उसके लिए होगा, या पंप जो कि वर्क देता है कंज्यूमिंग डिवाइस है उसके लिए है। अब इसको प्रूफ कैसे करें? चलिए उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं दो डिवाइसेस, एक जो जिसमें कि इरिवर्सिबिलिटी है जो कि एक्चुअल डिवाइस होगा जो कि आमतौर पे मिलेगा, और दूसरा जो रिवर्सिबल कंसिडर करेंगे जो कि आइडियल की मान के चलते हैं। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि आपका एक्चुअल जो और ये हो गया रिवर्सिबल, तो इसमें मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो हीट इन है वो पॉजिटिव है और वर्क आउट है वो पॉजिटिव है। यह हमने कन्वेंशन किया है। और इसमें राइट हैंड साइड का जो दोनों टर्म है दोनों इक्वेशन के, वो दोनों सेम है, क्योंकि जो डिवाइस जो काम कर रहा है तो एंड्स का जो स्टेट है वो सेम है, इसलिए डी एच के ई पी दोनों ही सेम होगा चाहे वो एक्चुअल या रिवर्सिबल है। तो ऐसे केस में आप दोनों को लिख सकते हैं इसको यूज़ करके कि ये निकल के आया डेल क्यू एक्ट मतलब एक्चुअल, इसमें रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। अब इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। आपको ये पता है कि ये जो टर्म है ये टी डी एस है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डेल इसको मैं यहाँ लेके आया और क्यू एक्चुअल को यहाँ लेके आया, डेल डब्ल्यू रेव माइनस ओके। अब इसको टी से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो टी और ये राइट हैंड साइड आ जाएगा डेल एस माइनस डेल क्यू एक्ट बाई टी, ठीक है। अब नोटिस कीजिए ये जो राइट हैंड साइड है यही आपका जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से जुड़ा हुआ है और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ कि डेल डब्ल्यू रेव माइनस डेल डब्ल्यू एक्चुअल बाई टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब चूँकि टी आपका पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल डब्ल्यू रेव रिवर्सिबल केस वाला जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्चुअल होगा, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू रेव ग्रेटर दैन इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल। तो ये इसमें ध्यान दीजिए, हम लोगों ने चूँकि पॉजिटिव कहा है डब्ल्यू इन को, सॉरी हमने पॉजिटिव कहा है डब्ल्यू आउट को, मतलब ये वर्क प्रोड्यूसिंग के हिसाब से मैंने इक्वेशन लिखा है, तो इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। जबकि चूँकि ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू रिवर्सिबल हमेशा ज़्यादा है, इसका मतलब ये वर्क प्रोड्यूसिंग के लिए है, और जैसे ही आप कहते हैं कि कंज्यूमिंग के लिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तब आप शो कर सकते हैं कि डब्ल्यू रेव लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू एक्चुअल होगा। वर्क प्रोड्यूसिंग केस में रिवर्सिबल से ज़्यादा एक्चुअल वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि वर्क कंज्यूमिंग के केस में, इसको रिपीट करते हैं, वर्क कंज्यूमिंग के केस में आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू एक्चुअल जो होगा वो ज़्यादा होगा रिवर्सिबल केस में। तो ऐसे ही जैसे पंप के केस में की बात करते हैं, और वही टरबाइन के केस में चूँकि वर्क प्रोड्यूसिंग है, तो वर्क जो रिवर्सिबल है वो ज़्यादा होगा डब्ल्यू एक्चुअल से। तो रिवर्सिबल केस में जो वर्क है प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो एक्चुअल होगा। तो एक्चुअल में आपको जो निकल के आएगा वर्क प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, इसके कई मतलब है, बट इसमें जो हमने दिया है, चूँकि हमने कन्वेंशन जो है ये यूज़ किया हुआ है कि वर्क आउट है फ्रॉम द सिस्टम वो पॉजिटिव है, इसलिए वर्क प्रोड्यूसिंग के लिए डेरिवेशन है। आप इसे वर्क इन वाले कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये दिखा सकते हैं कि ये सेम एक्सप्रेशन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जैसे हम लिखा है ना यहाँ पे, सच एज टर्बाइन डिलीवर है मोर वर्क, एंड वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस जो कि पंप है, कंप्रेसर है, जो रिक्वायर लेस वर्क, मतलब कम वर्क चाहिए होगा जब ये रिवर्सिबली ऑपरेट करता है। तो इसका ये निष्कर्ष यहाँ से, ये डेरिवेशन के माध्यम से हमने ये किया हुआ है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, और उसमें हम प्रश्न ये उठाएंगे कि कैसे हम ये कंप्रेसर का जो है वर्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में।